अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2016 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम 2016 का पार्ट 2 देखेंगे। ओके, और जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 में प्राइमरीली रिलेट करता है मामला थ्योरी के साथ, पार्ट 2 में प्रैक्टिकलिटी और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ज्यादा होते हैं। डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया एंड एक्सप्लेन इट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स। अब इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। एक है कोर कॉजेस आप बताएं, पहले हमने सवाल को समझना है, ठीक है। दूसरा कहता है और उसके बाद उसकी फंडामेंटल पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड का बताएं। वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, ये सारे बनते हैं, स्पेन, पोर्तुगीज, ये वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स बनती है। हम जब दो पार्ट्स आए तो ये आपने थोड़ा बहुत अपने अंदाजे से भी गेज करना है कि इसमें पहला पार्ट कितना बल्कि होना चाहिए, दूसरा पार्ट, या क्या दोनों पार्ट्स बराबर बल्कि होने चाहिए। इस केस में आधा आधा शेयर हम दोनों को दें तो ज्यादा बेहतर है। अब बोल्शेविक रेवोल्यूशन की जो कॉजेज हैं वो याद करें, हम लोगों ने अच्छे तरीके से की थी। सो यू शैल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहली आपकी हेडिंग ये होगी, उसको आपने आए शाए बाय नहीं मारनी, कॉजेज ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ओके, और उसके बाद वो जो याद करें, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, सब कुछ। आप ब्रेड एंड बटर का वो मैंने आपको स्टैट्स भी बताए थे, बैटल ऑफ टेननबर्ग में जो रशिया को फेंटी पड़ी थी, तो वो सारा कुछ। उसके बाद 10 नंबर वहां से कवर हुए और एक्सप्लेन इट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब बोल्शेविक्स की जब वहां पे रेवोल्यूशन आ गई तो उसके बाद आप याद करें कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर प्रॉपर रशिया उस तरीके से शमूलियत नहीं कर रहा था, एक चीज। दूसरा, फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 होती है स्टार्ट, तो बल्कि आई शुड रादर से जब एंड होती है वो, तो जो वेस्ट की सारी पॉलिसीज थी वो गियर्ड थी टुवर्ड्स द कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, परहैप्स यू रिमेंबर। सोशियो इकोनॉमिकली उनका, इकोनॉमिक हवाले से अगर हम देखें तो उनका मार्शल प्लान, ऑल्दो ये यूएस का था, लेकिन इस केस में आप इसको जोड़ें वेस्ट यूरोप के साथ, बिकॉज वो मार्शल प्लान प्राइमरीली फॉर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स था, ठीक है। बर्लिन वॉल का आप अंदर ऐड करें मामला, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, लेकिन वो वेस्ट यूरोपियन का नहीं आएगा, वो जरा ज्यादती हो जाएगी। बर्लिन एयरलिफ्ट का मामला ऐड करें इसमें, ये 1949 में, 1948-49 में हुआ था, ठीक है। ये चीजें हमें बता रही हैं कि जिस तरह मार्शल प्लान था उसके मुकाबले में उनका अपना रशिया ने भी प्लान दिया था, मोलोटोव प्लान। इस तरीके से वेस्ट की जो पॉलिसी थी वो टुवर्ड्स द कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन थी। और ऑफ कोर्स उसके बाद सोवियत यूनियन और चाइना दोनों कम्युनिस्ट पावर्स थी, इनका आपस में जब अलायंस हुआ तो वेस्ट वाज अलार्म्ड आल्सो। चाइना आइसोलेशन में रहा, वेस्ट की पॉलिसी ये भी थी, वेस्ट की पॉलिसी ये भी थी कि क्यूबा को आइसोलेशन में रखा जाए, उसका जो फिदल कास्ट्रो है उसको मारने की कोशिश की गई सीआईए ने बहुत दफा। फिर अर्जेंटीना का, इफ यू रिमेंबर, चे गुवेरा द लेजेंड, देन द वियतनाम, उसके अंदर अगेंस्ट वेस्ट सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया नॉर्थ वियतनाम को, अमेरिका ने किया सपोर्ट साउथ को, और वेस्ट को ही आप लिया करें। कोरियन वॉर का आप कॉन्सेप्ट इसमें देंगे। देन अफगान वॉर का कॉन्सेप्ट देंगे अगेन, कि सोवियत यूनियन, वो आपको मैंने याद करें जो सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान का जो आपका है उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी। टर्की ने, इसराइल ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, यूएस ने, उन्होंने फिर दिए वेपन्स वगैरह टू द मुजाहिदीन।
तो वो सारी पॉलिसियां बेसिकली आउट ऑफ दैट फियर थी कि सोवियत यूनियन विल डिवोर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। गॉट इट? Critically discuss main political, social, economic and strategic hurdles between Afghanistan and Pakistan relationships and how can both countries come out from the Cold War scenario। अब देखा जाए ये IR का डायरेक्ट सवाल नहीं है, ये सवाल बड़ा करंट अफेयर्स टाइप है। पाक अफगान रिलेशनशिप जो आपके करंट या पाकिस्तान अफेयर्स में मौजूद है, वहीं से ये सवाल आपका क्लियर हो जाना है। अब IR के साथ हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं? इधर उसने 4 एरियाज को पूछा है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक हर्डल्स बिटवीन पाकिस्तान एंड ये एंड हाउ कैन बोथ द कंट्रीज कम आउट फ्रॉम द कोल्ड वॉर सिनेरियो। अगेन अब ये सवाल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक में आप समझते हैं रिकमेंडेशन का पोर्शन है, एक में जो हर्डल्स है। अब आप वही पिछले पेज पर जाकर सबको सेग्रीगेट कीजिएगा, पॉलिटिकल को, सोशल को, इकोनॉमिक को और स्ट्रेटेजिक को। और आपको पता है ये मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं, ये 5 साल पहले भी यही था, ये 5 साल बाद भी वैसे का वैसे ही है। आपने खुद भी बहुत सी स्टडी की होगी, तो मैं उसकी डिटेल या डेप्थ में नहीं जाऊंगा। वी शैल अगेन कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हाँ आप ये कह सकते हैं पहली हेडिंग में कि जेनेसिस ऑफ F-Pak रिलेशनशिप या सौर रिलेशनशिप्स। 5-6 लाइनों में आप बता दें जी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एंट्री को अपोज किया यूएन के अंदर, और उसके बाद अफगानिस्तान ने कभी ऐसा समझा नहीं पाकिस्तान को, ड्यूरेंट लाइन को हमेशा कंटेस्ट किया। सोवियत इन्वेजन में 2 पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अफगान मुजाहिदीन को, पर स्टिल वो बैकलैश हुआ। फिर अब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज भी किया अगेंस्ट द विशेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉबी, लेकिन स्टिल 2001 में फिर वो कहानी और हो जाती है, वो मजबूरी थी पाकिस्तान की शामिल होना अगेंस्ट द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। सो ये 3-4 बातें लिख के ये क्या साबित कर रही कि आपका मुकदमा ये है कि जनाबे वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप हिस्टोरिकली भी खराब रहे और वाकई रहे भी हैं। सो फेस द ट्रुथ एंड राइट दैट। उसके बाद आप आ जाएं पॉलिटिकल के ऊपर 1 by 1, सोशल पे, इकोनॉमिक पे, स्ट्रेटेजिक पे। पॉलिटिकल आप समझ सकते हैं, स्टेट लेवल के ऊपर 2-3 मिसालें लिखिएगा, ठीक है। सोशल के हवाले से जो मामला आ रहा है पोरस बॉर्डर का, ठीक है, और वो एथनिसिटी का जो मामला आ रहा है उसकी वजह से। अफगानिस्तान का जो नॉर्थ है वो प्रीडोमिनेटली सुन्नी है, जो माइनॉरिटी है साउथ की तरफ वो शिया ताजिक फैक्शंस है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है कुछ बंदों को बाज़ औक़ात अहले तशीह को मार दिया गया, तो ईरान प्रीडोमिनेटली अहले तशीह है, तो वो फिर उनको सपोर्ट करते हैं ताजिक फैक्शंस को। बाज़ औक़ात ईरान इल्ज़ाम लगाता है, ऊपर से अफगानिस्तान इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान के ऊपर कि बलोचिस्तान में ये वाले काम किए जा रहे हैं, तो वो सेक्टेरियन डायमेंशन इसमें बहुत शदीद है। उसके बाद इकोनॉमिक हवाले से तो मेरे ख्याल से आपके पास 1001 पॉइंट्स हैं। ट्रेड के इश्यूज हैं, टापी, केसा, इसको कुछ लोग कासा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक हवाले से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन या ट्रेड, फिर पीछे से इंडियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस वजह से, इन चीजों की वजह से जो रीजनल कनेक्टिविटी है इवन दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सो आप इकोनॉमिक डायमेंशन को भी जोड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान जो है वो उस तरीके से पाकिस्तान को अलाउ नहीं कर रहा टू रीच द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ठीक है। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है वो इट इज फीडिंग अगेन इनटू द इंसर्कलमेंट सिंड्रोम, ये चीजें हैं इसके अंदर। और स्ट्रेटेजिक तो फिर आपको पता है तालिबान आ जाते हैं,
यूएस आ जाता है, इसमें वेस्टर्न यूरोप आ जाता है, इसमें इंडिया आ जाता है, इसमें ईरान का मामला आ जाता है, इसमें सोवियत यूनियन आ जाती है, इसमें चाइना का मामला आ जाता है, इसमें रीजनल कनेक्टिविटी आ जाती है, इसमें पोरस बॉर्डर आ जाता है, इसमें खुद कुछ धमाके आ जाते हैं, इसमें वॉर ऑन टेरर आ जाती है, इसमें गन्स और ड्रग्स का मामला आ जाता है, इसमें ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, इसमें जो पाकिस्तान वॉल खड़ी कर रहा है अगेंस्ट द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर, वो आ जाती है, इस पे ड्यूरल लाइन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ऑल अंडर द सन। हाँ, और हाउ कैन बोथ कंट्रीज कम आउट फ्रॉम द कोल्ड वॉर सिनेरियो, ये जब इस तरह की चीजें आती हैं ना तो विशफुल थिंकिंग या रेंटिंग ना कीजिएगा। एग्जामिनर को मजा तब आएगा जब आप कोई ना आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आप उसके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो ये जी ट्रस्ट डेफिसिट और वो इस तरह की मोटी मोटी चीजें तो हैं, बातें हकीकत में हैं भी वही, बंदा क्या करे, लेकिन उसको आप इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि एक प्रैग्मेटिक शेप बन जाए उन चीजों की, ठीक है। आप यानी कि उसको मिसाल जो दे रहे हैं वो ऐसी लगे उसको यार ये अप्लाई भी की जा सकती है। तो ऑफ कोर्स जब आप ट्रस्ट डेफिसिट का लिखेंगे तो नीचे आप लिख दें कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए आपस में, क्रॉस बॉर्डर कॉन्वॉयज जाना चाहिए, वो रिसीव करें हायर ऑफिशियल्स उनको, उसको एयर किया जाए, कोई प्रॉपर चैनल वगैरह स्टार्ट किए जाए, सेरेमनीज में अटेंडेंस की जाए वगैरह वगैरह। इस तरह अफगान तालिबान के ऊपर ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑफन आपने सुना होगा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लेकर आए, ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। जो मेजर इश्यूज हैं उनको थ्रू वेरियस वर्किंग ग्रुप्स सॉल्व करने की कोशिश की जाए, हर ग्रुप को असाइन किया जाए खास एरिया के, इस पे दोनों मुल्कों के थिंक टैंक्स बैठ के बातचीत करें और उसका कोई म्यूचुअल हल निकालने की कोशिश करें। सब एक बहुत बड़ा इशू अफगान रेफ्यूजीज का है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी एमिकेबल रिपेट्रिएशन करने की कोशिश की जाए। इवन द ट्रेन कैन डू, यानी कि रेलवे ट्रैक बिछाया जा सकता है, इकोनॉमिकली ट्रेड के हवाले से आप इसमें मशवरा दे सकते हैं कैसा, और वही टैपी का लिखें आप अंदर, और अफगानिस्तान ट्रस्ट के अंदर ही आप लिख सकते हैं जो इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जाए, और जब भी कोई एलिगेशन लगानी है तो उससे पहले कंफर्म किया जाए ऑन हॉटलाइन। अब आप देखें ये चीजें वही हैं लेकिन आपने ना एक एक लफ्ज डाल के उन चीजों को प्रैक्टिकल बना दी है। दिस विल बी द वे टू गो, और ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये चीजें आपने जब लिखनी है तो हेडिंग्स बनाकर लिखनी है। ओके, discuss the moral dimensions of Pakistan's nuclear program. By the way, there is nothing moral in nuclear politics. Explain its essential features and justify its offensive gesture which maintain the national and regional strategic balance. आपने justify करना है because we cannot say कि नहीं justified नहीं है पाकिस्तान का stance. पाकिस्तान की जो moral dimension है उसमें जो मैंने आपके साथ कल परसों शेयर किया है एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, वहां से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। प्लस ये है कि एम्बिगुअस है, तो जब कोई चीज एम्बिगुअस हो डॉक्ट्रिन की तो उसको आप आइदर वे ले सकते हैं। तो आप इस केस में इस तरह ले सकते हैं कि पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, एम्बिगुअस को आप उस सेंस में ले जाए, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा पाकिस्तान। फिर उसमें यह भी है कि पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि कभी कोई ब्रोकन एरो का वाकया नहीं हुआ। ये सर्च कीजिएगा, बहुत प्यारा लफ्ज है, शायद आपने पहली बार सुना हो। ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं ना, कि न्यूक्लियर कोई चीज जो है ट्रांसपोर्ट करते हुए लॉजिस्टिकली कोई ऐसा वाकया कि न्यूक्लियर फेलियर हो जाए किसी भी तरह का, सिक्योरिटी का या ऑपरेशंस का, उसे हम कहते होते हैं ब्रोकन एरो। नॉट अ सिंगल instance of broken arrow has occurred in the case of Pakistan. It's a testimony to our dedication to the nuclear cause. ठीक है, उसके बाद जब हमने याद करें वो किया था यूनिलेटरलिज्म का अमेरिका का टॉपिक, उसमें भी था कि लीडर्स इतने इरेशनल नहीं होते कि वो सब कुछ पूरे शहरों को उड़ा के रखते हैं। प्लस वो आर्टिकल जो मैंने आपसे शेयर किया था वो इसीलिए था। दूसरा एसेंशियल फीचर्स, आप डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान मैंने याद करें हमने पूरा किया हुआ है, इस पे लेक्चर है, तो वहां से आप डाटा उठाएं
ये दो पार्ट्स हो गए। और जस्टिफाई इट्स ऑफेंसिव जेस्चर, वो मजबूरी है, वो आपकी मजबूरी है, बिकॉज इंडिया का जो हेजीमोनिक डिजाइन है और जो वेस्टर्न पावर्स की हिपोक्रेसी है, और उसके बाद जो क्वाड का कॉन्सेप्ट है और सिविल न्यूक्लियर डील है इंडिया के साथ, और एनएसजी का मामला है, ये सब चीजें, इनको हेडिंग्स बनाकर लिखिएगा। ये चीजें बता रही हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो जो इंडिया के यूनिलेटरल एम्बिशंस हैं टू ओवरकम द रीजन, वो पूरे हो सकते हैं। तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जेस्चर जस्टिफाइड है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। पाकिस्तान इज फॉर्मरली joined Saudi Arabia-led 34 IMCTC to contain terrorism and extremism in Southwest Asia। ये बात बता रहा है आपको भी। Critically discuss whether or not Pakistan participates in the newly formed military alliance against terrorism and explain its political, socio-cultural and strategic implications on the country। अब ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि इस तरह का सवाल जब आता है तो ये उस वक्त का करंट सवाल था। वो बता रहे हैं ना कि क्रिटिकली इवेल्युएट वेदर और नॉट पाकिस्तान पार्टिसिपेट्स। तो अब उम्मीद है कि ये वाला सवाल दोबारा रिपीट नहीं होगा। सम क्वेश्चंस ऑफ आईआर आर नेटिव टू द टाइम्स। तो उस वक्त के लिए सवाल था, 2019 में जो से हॉट इश्यूज हैं आप उनसे निकाल के बना सकते हैं इसका जवाब, उसके मुताबिक जो आजकल के इश्यूज हैं। अब फिर भी अगर हम आए तो हमने इस चीज को पकड़ना है। वो पहली स्टेटमेंट देता है इसलिए कि आपसे जो मैं अगली स्टेटमेंट में सवाल पूछूंगा आपने वो पिछली स्टेटमेंट के मुताबिक जवाब देना है। सो IMCTC को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान करे या ना करे, वो तो पाकिस्तान ने किया बाय द वे, और उसके पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या होंगे, मैं आपको वैसे ही दो चार बता देता हूं। ऑल्दो ये सवाल अब रिपीट नहीं होने लगा। इस हवाले से ये आएगा, ईरान का मामला आ सकता है बिकॉज वो उसमें से ईरान और सीरिया एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो ईरान पाकिस्तान का नेबर है। फिर सेक्टेरियन उसमें मामला आ सकते हैं। फिर अगेन जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं पाकिस्तान और अक्रॉस द बॉर्डर के अंदर। तालिबान का इशू अगेन कैन रीसरफेस। अलकायदा का इशू, जमातुल अहरार, जो ईरान और सऊदी अरब की टेंशन्स हैं, बिकॉज बेसिकली यहां तक भी कहा गया था कि ये कोalition ईरान को काउंटर करने के लिए ही है। फिर ऊपर से IMCTC की जो उस वक्त थी ना स्ट्रेटेजिक गोल्स, वो बड़े वेग से डिफाइन किए हुए थे उन्होंने। फिर पाकिस्तान का सरबराह अगर होगा और वो कोई ऐसा काम करता है IMCTC जो कि ईरान के इंटरेस्ट्स के रीजनल हवाले से खिलाफ है, तो फिर क्या किया जाएगा, वो प्रॉब्लम आती है। बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी अपना प्लेटर फुल करके बैठा हुआ है, इंडिया इधर अफगानिस्तान दोनों खराबी हैं। ईरान के साथ अगर इसकी वजह से होगा तो इट कैन कॉज अ ग्रेव हार्म, इट कुड हैव। सो इस तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।